नमस्कार। एक स्वयंसेवक होने के नाते से हम सबके लिए बहुत ही गर्व और खुशी का विषय है कि हम संघ का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि पिछले 100 वर्षों के अंदर एक कमरे में से शुरू हुआ संगठन आज एक विश्वव्यापी ऑर्गेनाइजेशन, विश्वव्यापी संगठन बन चुका है। विश्व का कोई देश, विश्व का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां आज हमारा स्वयंसेवक या स्वयंसेवकों द्वारा खड़े किए गए काम नहीं है। तो इसी कड़ी में मेरे को ध्यान आया कि क्यों ना एक विषय सब स्वयंसेवकों के सामने लाया जाए कि संघ ने ये अपनी 100 वर्ष की यात्रा कैसे पूरी की है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल गर्ग है। मैं मूल बरनाला से स्वयंसेवक हूँ। आजकल चंडीगढ़ जीरकपुर में रहता हूँ। मैं संघ का तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ और पिछले 36 वर्ष से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मित्रों, जब हम देखते हैं कि संघ 27 सितंबर 1925 परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने एक कमरे में शुरू किया, जिस कमरे के अंदर सिर्फ 10-12 नौजवान बैठे थे, और लेकिन उन सब नौजवानों के अंदर एक जज्बा था, ये देश मेरा है, मैं इस देश के लिए जीऊंगा, मैं अपना सारा जीवन इस देश के लिए लगाऊंगा। वहां से शुरू हुई ये यात्रा आज इस स्थिति में पहुंची है। तो अगर हम संघ की यात्रा को हम देखेंगे तो पिछले 100 वर्षों के कालखंड को हम कई प्रकार से कई हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक प्रकार है कि हम संघ का 25-25 वर्ष का अगर आकलन करते हैं तो अपने को ध्यान में आता है कि 1925 से लेकर 1950 तक का जो कालखंड था, संघ के पहले 25 वर्ष थे, वो समय था जब संघ ने देश के सब जिलों के अंदर, देश के सब प्रांतों के अंदर अपनी जड़ें बिछाना शुरू किया, अपनी जड़ें पकड़ना शुरू किया। हम सबने डॉक्टर साहब के जीवन को जब पढ़ा तो अपने को ध्यान में आता है कि 1940 का वो संघ का शिक्षण वर्ग, जिसके अंदर संघ के देश के हर प्रांत से स्वयंसेवकों ने आकर भाग लिया, जिसके कारण से परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने अपने शब्दों में कहा कि आज मैं अपने सामने एक लघु भारत का रूप देख रहा हूं। तो संघ के पहले 25 वर्ष की अगर हम यात्रा देखेंगे तो वो स्वयंसेवकों को खड़ा करने की, नई नई पद्धतियां विकसित करने की, नई नई पद्धतियां शुरू करने की थी। 1925 में संघ शुरू हुआ, लेकिन संघ के शुरू होते ही जो हमारी पद्धति है, शाखा पद्धति, वो नहीं शुरू हुई। शाखा संघ में 1927 में शुरू हुई। 1928 में पहली बार गुरुदक्षिणा हुई। उसके बाद संघ नागपुर से बाहर निकलकर देश के अन्य हिस्सों में पहुंचा। अपने को ध्यान में है कि जो संघ का पहला सबसे बच्चों का पथक था, जिसको हम गण बोलते हैं आज की डेट में, जिसको कुश पथक डॉक्टर साहब ने नाम दिया था, जिसमें श्रद्धेय बाला साहेब देवरस, श्रद्धेय बाबूराव देवरस, श्रद्धेय माधवराव मूले और अन्य कितने ही कार्यकर्ता थे जो वहां से डॉक्टर साहब के हाथों में खेलकर बड़े हुए और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्होंने पढ़ाई की। सोचिए डॉक्टर साहब का कैसा करिश्मा रहा होगा कि एक 8वीं 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा अपना सारा जीवन उनके हाथों में सौंपने को तैयार हो गया। इसी कड़ी में उन्होंने भाऊराव देवरस जी को लखनऊ भेजा, माधवराव मूले जी को पंजाब भेजा, दादाराव परमार चेन्नई गए, यादवराव जोशी कर्नाटक गए, और इस प्रकार संघ का काम देश के हिस्सों में बढ़ते 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 इस स्थिति में पहुंचा कि 1937 आते आते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने वाला एक बहुत मेधावी प्रोफेसर, जिसको सारा यूनिवर्सिटी गुरुजी के नाम से जानता था, वो संघ के संपर्क में आए और आगे चलकर 1940 में संघ के दूसरे सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरुजी, जिनको हम सब जानते हैं, वो बने। तो पहले के 25 सालों में संघ का भौगोलिक क्षेत्रफल बढ़ा, संघ ने सर्वव्यापी काम किया, देश के सारे हिस्सों में संघ ने पहुंचने का काम किया। उसी समय संघ के ऊपर एक, क्योंकि जब कोई भी ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, साधना करते हैं, तो सबसे पहले इंद्र का सिंहासन डोलता है, जैसे कहा गया है। तो जैसे जैसे संघ की शक्ति बढ़नी शुरू हुई तो देश की स्वाधीनता के बाद जो लोग सत्ता में आए, उनको लगा कि अगर संघ को कुचला नहीं गया, संघ को दबाया नहीं गया, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी लोग नहीं थे। और दुर्योग से उसी समय पूजनीय महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और उस हत्या का झूठा आरोप लगाकर संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया।
तो यहां तक संघ की यात्रा जो थी वो भौगोलिक विकास की थी, और संघ के ऊपर पहला प्रतिबंध लगा जब स्वयंसेवक उस मात्रा में नहीं थे, जब स्वयंसेवक उतनी शक्ति के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी संघ के स्वयंसेवकों ने अपने प्रतिकार से, अपने समर्पण से, अपने सत्याग्रह से सरकार को झुकाया, और सरकार को यह मानना पड़ा कि महात्मा गांधी जी की हत्या में संघ का कोई हाथ नहीं है, और अंततोगत्वा संघ के ऊपर से वो प्रतिबंध हटा। तो पहले 25 साल की यात्रा के बाद जब संघ अगले पड़ाव में पहुंचा, तो उस समय तक आते आते संघ को ध्यान में आ गया था कि स्वयंसेवक, जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि स्वयंसेवक कुछ नहीं करेगा, संघ कुछ नहीं करेगा लेकिन स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा, अब उस काम को करने का समय आ गया है। इसीलिए उस कालखंड में, अगले 25 वर्ष का जो कालखंड था, तो सारे देश में अलग अलग संगठन हमारे स्वयंसेवकों ने संघ के विचार से प्रेरणा लेकर खड़े किए। सबसे पहला संगठन अपने को ध्यान में आता है, अब जो पहला प्रतिबंध था उसी समय संघ ने विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना संघ के कार्यकर्ताओं ने की, जो आज विश्व का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आगे चलकर वन योगी बाला साहेब देशपांडे, उनको लगा कि वनवासी क्षेत्र के अंदर बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मिशनरी बहुत बड़े पैमाने पर वनवासी लोगों का, उनके भोलेपन का फायदा उठाकर धर्मांतरण कर रहे थे। तो वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई। उसी कड़ी में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को मजदूर क्षेत्र में भेजा गया, तो उन्होंने भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, उसकी स्थापना की। इसी कड़ी में यह भी ध्यान में आया कि राजनीतिक विचार के अंदर भी अपने लोग होने चाहिए, तो परम पूजनीय श्री गुरु जी की प्रेरणा से और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के तत्वाधान में उस समय के जनसंघ की स्थापना हुई, जिसको आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन सारे देश में फैले हुए अलग अलग पंथ, मत, संप्रदायों के जो हिंदू हैं, उनके जो संत हैं, उनके जो गुरु हैं, उनके जो शंकराचार्य हैं, उनके जो मध्वाचार्य हैं, उन सबको एक मंच पर लाकर एक हिंदू शक्ति खड़ी करने का काम 1964 को सांदीपनी आश्रम में जन्माष्टमी के दिन किया गया, जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। और ये पहला अवसर था जब सारे देश के संतों ने, सब मत संप्रदाय के संतों ने एक मंच से कहा, न हिंदू पतितो भवेद, सर्वे हिंदवः सहोदरा, सभी हिंदू भाई हैं, कोई हिंदू पतित नहीं हो सकता। इसी प्रकार अन्य 1971 का जब समय आया, तो ध्यान में आया कि देश की शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए देश के अंदर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना चाहिए जहां से ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो जो राष्ट्रनिष्ठ, हिंदुत्वनिष्ठ और अपने देश के लोगों का दुख दर्द समझने वाली हो। तो विद्या भारती की स्थापना हुई, जो कि एक छोटा सा सरस्वती शिशु मंदिर उत्तर प्रदेश में खोला गया, और जो आगे चलकर आज देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर से अब तक देश के अंदर करोड़ों विद्यार्थी पढ़ के निकले हैं, जिनके अंदर हिंदुत्व का, राष्ट्रीयत्व का और देश के लोगों के प्रति दुख दर्द समझने का भाव वहां की शिक्षा पद्धति से किया गया है। तो इस प्रकार चलते चलते जब हम 1975 के कालखंड में आए, तो अपने को क्या ध्यान में आया कि संघ की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर फिर से उस समय के जो शासक थे उनको लगा कि अगर अब संघ को नहीं दबाया गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक विद्यार्थी आंदोलन से शुरू हुआ जेपी मूवमेंट, उसके नाम पर देश के अंदर आपातकाल लगाया गया, और उस आपातकाल में सबसे पहले संघ को प्रतिबंधित करके, संघ जो कि ना तो किसी राजनीतिक काम में इन्वॉल्व था, ना किसी आंदोलन में इन्वॉल्व था, संघ को प्रतिबंध करके संघ की सारी लीडरशिप को जेल के अंदर डाल दिया गया। सारी कार्यकर्ताओं को ऐसा हम सोच भी नहीं सकते जिस प्रकार के उनको कष्ट जेल के अंदर दिए गए। अगर हम पुराने कार्यकर्ता जो उस समय आपातकाल में जेल में रहे, अगर हम उनसे सुनेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा कि पूरी पूरी रात उनको करंट लगाते रहना, चूहों के बीच में सुलाना, खाने को नहीं देना, बुरी तरह पिटाई करना। तो इस प्रकार के टॉर्चर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर किए गए, लेकिन सब कोशिशों के बावजूद भी ना तो हमारा कार्यकर्ता टूटा, ना हमारा कार्यकर्ता झुका, और एक बार फिर से अपने दम पर अपनी परिश्रम की प्रकाष्ठा करते हुए संघ का स्वयंसेवक उस आपातकाल के प्रतिबंध से बाहर आया, और फिर से देश के अंदर एक यशस्वी संगठन खड़ा करने का हमने काम किया।
उसके बाद 1975 से लेकर जो 2000 का कालखंड था, उसको अगर हम देखेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा कि ये कालखंड देश के जन जागरण का काल था। 1975 के सत्याग्रह के बाद जब प्रतिबंध हटा, देश के अंदर जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसी समय लगभग 1980-1981 के समय में पहले मीनाक्षीपुरम की घटना हुई, जहां पर पूरे के पूरे गांव को धर्मांतरण कर दिया गया था। तो उसके अगेंस्ट तमिलनाडु में भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सब संगठनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। फिर भारत एकात्मता यात्राएं निकाली गई सारे देश के अंदर एकत्व का भाव लाने के लिए। और इसी सब के बीच में 1984 में जब सब संतों ने मिलकर आह्वान किया कि राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और एक ढांचा जो पिछले 500 सालों से हमारे छाती पे गड़ा हुआ है उसको फेंकना चाहिए, तो वहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस आंदोलन की कमान संभाली और बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हुए, बहुत संघर्ष करते हुए आखिरकार 1992 का वो दिन आया जब स्वयंसेवकों ने नहीं, हिंदू समाज ने उस ढांचे को, इस देश के माथे पर जो एक लगा हुआ कलंक था, उसको मिटाने का काम किया और फिर से हिंदू गौरव को इस देश में स्थापित किया गया। यही आंदोलन चलकर जब 2000 का साल आया तो अपने को ध्यान में आता है कि उस समय संघ को 75 साल हुए थे पूरे। तो संघ को 75 साल पूरे हुए, तो उस 75 साल को मनाने के लिए संघ ने कोई बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं किए, कोई संघ ने बड़े बड़े आंदोलन नहीं किए, लेकिन संघ ने राष्ट्र जागरण अभियान चलाया। एक ऐसा अभियान जिसमें संघ के स्वयंसेवक सारे देश में सब लोगों के घरों में गए और घरों में जाकर एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को संघ क्या है, संघ क्या करना चाहता है, संघ क्या कर रहा है, आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं, आपकी राष्ट्र निर्माण में, आपकी संघ के काम में क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी। तो जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे देश के अंदर संघ के बारे में एक वातावरण बदलना शुरू हुआ। सारे देश के अंदर लोगों के अंदर संघ के बारे में, देश के बारे में सोचने के तरीके में परिवर्तन आया। और यहां से जो अगला 25 साल का कालखंड शुरू हुआ, तो जिसमें संघ ने अपने आप को समाज के अंदर, जो डॉक्टर साहब की सोच थी कि हम अपने आप को समाज में विसर्जित कर दें, तो उस विसर्जन की तरफ संघ चलना शुरू हुआ। तो आप स्वयंसेवक जानते हैं कि पिछले 25 सालों में हमने जो संघ के अंदर परिवर्तन देखा है, कुछ काम जो हम लोग कभी सोचते नहीं थे या करते थे, लेकिन उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, उसको एक इसी काम को करना चाहिए ऐसा करके नहीं करते थे, उस काम को हमारे यहाँ गतिविधि के नाते से हमने अपने अंदर जोड़ा। गौ संवर्धन, पर्यावरण, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता, धर्म जागरण, ये सारे विषय जो किसी जाति, पंथ, मजहब की सीमाओं से परे थे, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को छूने वाले थे, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उद्वेलित करने वाले थे, ऐसे विषयों को लेकर अलग अलग गतिविधियां शुरू करके, कुटुंब प्रबोधन है, हम सारे देश के अंदर हमने अपना काम फैलाना शुरू किया। सारे देश की जितनी गौशालाएं हैं उनको सबको एक सूत्र में पिरोने का काम। देश में पर्यावरण के संबंध में के पानी का बचाना चाहिए, प्लास्टिक कम से कम यूज करना चाहिए, और उसके अलावा हमें हर व्यक्ति को एक पौधा अपने जीवन के अंदर जरूर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार के काम संघ के स्वयंसेवकों ने अपने हाथ में लिए, और आज हम देखते हैं बहुत बड़ी मात्रा में ये जो काम हमने अपने हाथ में लिए थे वो एक जन आंदोलन का रूप ले चुके हैं। कई जगह पर आपको ऐसा सुनने को मिलता होगा कि पर्यावरण गतिविधि का काम चल रहा है, लेकिन उसमें स्वयंसेवक कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काम समाज ने अपने हाथ में ले लिया। गौशालाएं जो चल रही हैं वहां पर स्वयंसेवकों की बहुत कम भूमिका है, समाज अपने आप से कर रहा है, लेकिन वो गौशालाएं एक विचार को लेकर चलें, गौ की प्रति जो श्रद्धा है उसको लेकर, गौ के साथ जो जुड़ा हुआ आर्थिक पक्ष है उसको लेकर, गौ के साथ जो जुड़ा हुआ सामाजिक पक्ष है उसको लेकर, वो सब मिलकर काम करें। तो उसके लिए समाज का व्यक्ति आगे आया है। स्वयंसेवक अब बैक स्टेज पे है, स्वयंसेवक अब बिल्कुल छोटी भूमिका के अंदर है। इसी प्रकार हम कुटुंब प्रबोधन का देखते हैं। पिछले कई सालों में जब से पश्चिम का प्रभाव बढ़ा, तो हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर, परिवारों के अंदर बहुत टूटन आ रही है, लेकिन उस टूटन को ठीक करने के लिए कौन जिम्मेदार है, उसको कौन करेगा, तो उसके लिए भी संघ आगे आया। तो
इसी कड़ी में जब हम देखते हैं तो 5 साल पहले परम पूजनीय सरसंघ चालक जो हमारे वर्तमान हैं, उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों के लिए 5 परिवर्तन अपनी जीवन में लाने के लिए एक विषय रखा, जिसको हम पंच परिवर्तन कहते हैं। और ये 5 परिवर्तन ऐसे हैं जिसको खाली स्वयंसेवक नहीं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाहिए। सबसे पहला है सामाजिक समरसता। देश के अंदर, समाज के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जितने भी प्रकार की भेद हैं, अमीर गरीब, भाषा का भेद, पढ़े लिखे अनपढ़ का भेद, जाति का भेद, पंथ का भेद, ये सारे भेदों को खत्म करके केवल एक हम मनुष्य हैं, इस मात्र भाव के साथ आपस में व्यवहार करना, सामाजिक समरसता, ये भाव हम सबके अंदर आना चाहिए। तो ये सबसे पहला हमारा विषय है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके किसी भी स्टेटस, चाहे उसका एजुकेशनल स्टेटस हो, चाहे उसका फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे उसका लिंग्विस्टिक स्टेटस हो, चाहे उसका डोमिसाइल का स्टेटस हो, किसी भी प्रकार का भेद हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अभी हमने भगवान राम का पर्व मनाया। भगवान राम रावण को मारने के कारण भगवान नहीं बने। भगवान राम ने निषाद राज को, केवट को, शबरी को, जटायु को, हनुमान जी को, जंगल में रहने वाले, पर्वत पे रहने वाले, नाव चलाने वाले हर व्यक्ति को अपने गले लगाया, तो इस कारण से वो भगवान बने। तो हमें भी अपने जीवन में वो सामाजिक समरसता का भाव लेकर आना चाहिए। दूसरा है, मैंने पहले बात की, कुटुंब प्रबोधन, कि हम अपने घर के अंदर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, घर में कैसे रहते हैं। एक ये विषय, इसमें कोई जाति, कोई पंथ, कोई मजहब आपके आड़े नहीं आता, सबको उस प्रकार से रहना चाहिए। तीसरा है पर्यावरण। पर्यावरण की भी मैंने पहले बात की है। हम सबको पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक, उसका हमें कम से कम अपनी लाइफ से बाहर कर देना चाहिए। प्लास्टिक का वैसे ही इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए। पानी बचाना चाहिए और पौधे लगाने चाहिए। ये ऐसे काम हैं जो सबको करने चाहिए। चौथा है स्वदेशी। हम जब बात करते हैं स्वदेशी की, तो खाली आर्थिकता, खाली वस्तुएं कि हम स्वदेशी खरीदते हैं, विदेशी खरीदते हैं, ये विषय वहां तक सीमित नहीं है। जैसा परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी पीछे बोला था कि अपने घर के अंदर क्या हम स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा, स्वदेशी भोजन, इन सब का प्रयोग करते हैं क्या? हम घर के अंदर भी अंग्रेजी बोलना शुरू हो गए हैं। घर के अंदर भी पैंट शर्ट पहनकर ही बैठना शुरू कर दिया है हमने। घर के अंदर भी हमने पिज्जा बर्गर ही खाना शुरू कर दिया है। तो क्या ये चीजें हम अपने स्वदेशी अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? क्या हम अपने जो उत्सव हैं, जन्मदिन है, शादी की वर्षगांठ है, इस प्रकार के जो उत्सव हैं, क्या वो हम स्वदेशी तरीके से मना सकते हैं क्या? क्या हम अपने घर के अंदर जो मंदिर का स्थान है, जो अपना भवन है, वो स्वदेशी तरीके से बना सकते हैं क्या? क्या जब हम घूमने जाते हैं तो क्या हम स्वदेश का भ्रमण करने के लिए इच्छुक हैं क्या? तो इस प्रकार ये स्वदेशी का भाव खाली वस्तुओं तक नहीं है। हाँ, वस्तुओं का भी प्रयोग करना है ताकि हम एक आत्मनिर्भर भारत को निर्माण कर सकें। तो ये चौथा है हमारा स्वदेशी का विषय। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है नागरिक कर्तव्य। मित्रों, हम बहुत बार देखते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं, कहीं विदेश में जाते हैं, तो हमें वहां का अनुशासन देखकर, वहां का जो लोग वहां के नियमों का पालन करते हैं, उस सबको देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने देश में आते हैं तो हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। हम फिर से वही कुछ शुरू कर देते हैं जो पहले कर रहे थे। तो ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम जिन देशों को आज विकसित देश मानते हैं, वहां पर क्योंकि वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने नियम पालन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाया, इसलिए वो देश अनुशासित विकसित देश बन सकेगा। तो हम भी जब तक नागरिक कर्तव्यों का पालन करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक मेरे कारण से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं नियम का पालन करूंगा, मैं सड़क पर ठीक प्रकार से चलूंगा, मैं अगर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में गया हूं तो उसका संरक्षण करने का काम करूंगा, मैं किसी लाइन को तोड़कर आगे नहीं जाऊंगा, जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक मेरे को लगता है कि हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि जो एक पहले 25 साल में हम संघ को बढ़ाने का काम कर रहे थे, अगले 25 सालों में संघ ने एक बहुत अन्य संगठन खड़े किए, बहुत प्रकार का काम खड़ा किया। फिर
अगले 25 सालों में उस सारी शक्ति के माध्यम से एक जन जागरण का काम किया। अब उस जन जागरण से किए हुए परिवर्तन से समाज के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। हम ये पंच परिवर्तन और गतिविधियों के माध्यम से समाज को बदलने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संघ एक अच्छे ट्रैक पर, एक अच्छी यात्रा पर चल रहा है। तो हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, हम सबको इसमें सहयोगी बनना चाहिए। तो इतना कहते हुए मैं आप सबसे प्रणाम करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और अगली वीडियो तक आप इंतजार करिए। अगली बार फिर मिलेंगे इसी विषय पर दूसरे प्रकार से बात करने के लिए। नमस्कार, जय भारत।